डायग्राम्स जो होती है ना, ये कहाँ से इसका ओरिजिनेट क्या है, क्यों आती हैं, ठीक है, और यानी हमें इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है। यहाँ पहली बात आप देख रहे हैं बिजनेस रूल्स। ईआर डायग्राम कुछ नहीं होती अदर देन योर बिजनेस रूल। ये सिर्फ बिजनेस रूल्स होते हैं। आपको इट मीन के बिजनेस का पता होना चाहिए जिस वक्त आप ईआर डायग्राम की बात कर रहे हैं। बिजनेस से क्या मुराद है? अगर आप ईआर डायग्राम बना रहे हैं स्कूल की, तो आपको ईआर डायग्राम पे नहीं फोकस करना, स्कूल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि स्कूल में क्या बनाने जा रहे हैं स्कूल के सिस्टम के अंदर। रिटेल्स के अंदर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेल परचेज की अगर हम बात करें, तो आपको सेल परचेज के बिज़नेस का पता होना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेंस पे जा रहे हैं, उसके बिज़नेस का पता होना चाहिए। तो असल में ये होती क्या है, किसी भी सिस्टम की मॉडलिंग होती है, मॉडल कैसे करना है उसको। तो मैं जो कोर फोकस जो है ना उन पे करूँगा, जो हमारे मेन ईआर के कंस्ट्रक्ट हैं। एंटिटी, एंटिटी वो चीज़ होती है जिसमें आप सिस्टम के बारे में डाटा रखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ रजिस्ट्रेशन और कोर्सेज को कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो नाउन फाइंड करने हैं जो इनसे रिलेटेड है। आपको इसमें एग्जामिनेशन से कोई कंसर्न नहीं, लाइब्रेरी से कोई कंसर्न नहीं, पीएम से कोई कंसर्न नहीं। सिर्फ उन नाउन से कंसर्न है जिसके बारे में डाटा लेने जा रहे हैं। जैसे कोर्स हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये हमारे जो है ना वो एंटिटी कहलाती हैं, जिनके बारे में आप डाटा सेव करने जा रहे हैं। और एक एंटिटी की एक एग्जिस्टेंस, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, आप एक एग्जिस्टेंस है, आप एंटिटी के इंस्टेंस कहलाएंगे। कि आप कहलाते हैं जी मैं स्टूडेंट एंटिटी का इंस्टेंस हूँ, ठीक है। CS403 कोर्स एंटिटी का इंस्टेंस है, ठीक है। डॉक्टर नवीद मलिक वो टीचर एंटिटी का इंस्टेंस है। तो ये दोनों चीज़ों क्लियर हो गई ना। और उसकी जो डाटा उसके बारे में आप सेव करने जा रहे हैं ना, वो उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। एज, नेम, ठीक है, मैरिड है नहीं है, पाकिस्तानी है, ठीक है, नॉन पाकिस्तानी, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट हैं। आप लोग ऊप पढ़ रहे हो ना, तो ऊप और ईआर डायग्राम ये एक ही कॉन्सेप्ट है। वो प्रोग्रामिंग में है, ये डाटा में है, ठीक है। एंटिटी ऊप के अंदर क्लासेस होती हैं, और ईआर डायग्राम के अंदर जो है हमारी ये एंटिटी होती है। एट्रीब्यूट्स वही सेम है जैसे उधर होते हैं और इधर ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ आ जाती है डाटाबेस के टेबल। टेबल्स, क्लास, एंटिटी, तीनों एक ही चीज़ है, तीन डिफरेंट जगहों पे। और एट्रीब्यूट, कॉलम्स, ये सारे एक ही चीज़ का नाम है, तीन डिफरेंट लोकेशंस पे, ठीक है। 3 टियर स्कीमा पढ़ा हुआ ना आपने, आंसी स्पार्क स्कीमा, ये वही चीज़ आ जाती है एक हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास जो आपको कल हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी। अभी मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि आई होप कि ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। अब ये आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको एंटिटीज़ नज़र आ रही हैं जो स्केयर के अंदर है। सप्लायर, शिपमेंट, आइटम, कस्टमर। अब ये क्या है, ये जब तक आपको इसका बिजनेस का नहीं पता होगा आप ये समझ नहीं सकते। या अगर आपको ईआर डायग्राम को पढ़ना आ गया तो आप इसका बिजनेस समझ सकते हैं। दोनों वे जो है ना वो यूज़ होते हैं। एक बंदे को ईआर आती है, उसको उसका यानी कि ईआर को पढ़ना आता है, वो उसका बिजनेस समझ सकता है। और एक बंदे को बिजनेस का पता है, वो उसकी ईआर बना सकता है, ये याद रखिएगा। अब ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, इस केस में आपको क्या ईआर या बिजनेस दोनों में से कोई एक चीज़ पता है? आइडिया हो गया होगा बिल्कुल, लेकिन ईआर की तरफ से आया तो आपको भी आइडिया नहीं है। तो असल में ये बिज़नेस क्या है, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर देता हूँ उर्दू इंग्लिश वट एवर सेंटेंस में। बिज़नेस ये है कि ये किसी भी शॉप की, एक शॉप का एक सिस्टम है जिसमें वो किसी बंदे से चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है। और जब वो चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो जो कार्गो आता है ना उसको भी पे करते हैं। जैसे किसी ने रेडी पे मंगवाया है, किसी ने ट्रक पे मंगवाया है, ठीक है, किसी ने डीएचएल को चार्जेस दिए हैं, शिपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है, वो आइटम जो है, वो यूज़ होता है कोई प्रोडक्ट बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल बंदे ने आइटम मंगवाए हैं, सीपीयू हो गया, रैम हो गई, ठीक है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम मंगवाए हैं, और उस आइटम को मिला के वो कंप्यूटर बनाता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट बनाता है, और वो प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर ऑर्डर करता है,
तो ये इतना सा सिस्टम है इसका, समझ लगी आपको ये चीज़? ठीक है, अब ज़रा ईयर को अभी भी भूल जाएं। अब आप मुझे ये बताएं, क्या एक सप्लायर एक से ज़्यादा बंदे को शिपमेंट भेज सकता है? हाँ भेज सकता है ना, तो इट मीन कि एक सप्लायर मैनी शिपमेंट भेज सकता है। तो अब ये बताएं, वो जो एक मेरी शिपमेंट है, वन शिपमेंट, फॉर एग्जांपल मैं ज़रा डाटा भी साथ यहाँ बनाऊँ। मेरा एक सप्लायर है, नहीं ठहर, यहाँ नहीं, एक्सेल में, ये मेरा एक सप्लायर है ABC कंप्यूटर, ठीक है। और एक मेरा सप्लायर है XYZ कंप्यूटर। और ये कुछ मेरी शिपमेंट है यहाँ पे, सॉरी, ये शिपमेंट नंबर एक, मैं कहता हूँ जी शिपमेंट है ए शिपमेंट, ठीक है। नंबर टू B शिपमेंट। इस शिपमेंट के अंदर, शिपमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने एक डब्बा, एक पैकेट किसी को भेजना है। अब उसके अंदर बहुत सारे आइटम हो सकते हैं ना जी। हम, मैंने कहा जी मेरी शिपमेंट क्या है जी, शिपमेंट है जी आपका ये डब्बा आपका, इसके अंदर मैंने 10 रैम भेजी हैं, 15 प्रोसेसर भेजे हैं, 6 मदरबोर्ड भेजे हैं। तो दिस इज़ योर वन शिपमेंट, ठीक है। तो शिपमेंट के अंदर हम कहते हैं जी, अगर मैं एक शिपमेंट की बात करूँ, तो शिपमेंट नंबर अगर मेरी सपोज इसको मैं कहता हूँ S1 कर देता हूँ ज़रा आसानी के लिए, शिपमेंट टू। तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास कुछ आइटम भी है, I1 CPU, आइटम टू रैम, ठीक है, आइटम थ्री बोर्ड या केसिंग। तो मैं कहता हूँ जी शिपमेंट वन के अंदर, S1 के अंदर CPU है I1, तीन चार CPU है। शिपमेंट टू के अंदर, शिपमेंट वन के अंदर सॉरी, रैम्स हैं I2, उसका कोड था। मैं कहता हूँ मैंने चुना जी 9 रैम भेजी आपको। तो ये मेरी एक शिपमेंट है, ये वाली। तो ये एक शिपमेंट हमेशा एक ही बंदे की होगी। ये नहीं हो सकता कि यही वाला डब्बा आप कहें जी ये तो इसका भी है, इसका भी है। इज इट पॉसिबल रियल बिजनेस में? तो इट मीन अगर मैं आपसे दो चीज़ें देखूं इस डायग्राम के मुताबिक, सप्लायर एंड शिपमेंट, इन दोनों को, तो मैं कहूँगा सप्लायर, एक सप्लायर की शिपमेंट बहुत सी हो सकती हैं, यानी मैं एक से ज़्यादा शिपमेंट भी मंगवा सकता हूँ, लेकिन एक शिपमेंट हमेशा एक एम्प्लॉय की, एक सॉरी सप्लायर की होगी। ठीक, ठीक है ना। यानी कि आपने अगर एक चीज़ मंगवाई है, आप घर में फॉर एग्जाम्पल दो बहनें रह रही हैं, ठीक है, आपने कोई चीज़ मंगवाई है, तो वो शिपमेंट आई है, वो शिपमेंट किसी एक की होगी दोनों में से। ये नहीं हो सकता कि वो दोनों की हो शिपमेंट। अगर वो दोनों की शिपमेंट होगी तो इट मीन कि आकर पीछे फिर भी वाउचर एक ही जनरेट होगा, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर दो दो चीज़ें हैं, लेकिन उस शिपमेंट को एक ही नाम पे पार्सल किया जाएगा। तो दोनों तरफ से देखते हैं कि एक रिकॉर्ड दूसरी तरफ कितनी बार जाता है और दूसरा रिकॉर्ड पहली तरफ कितनी बार आता है। तो इन दोनों में जहाँ पे M आता है ना, वो डोमिनेट होता है। तो रिलेशनशिप बनेगा इधर M और इधर वन, वन टू मैनी, वन टू मैनी, कि एक सप्लायर एक से ज़्यादा शिपमेंट भेज सकता है। अब यहाँ पे चेक करें, इधर देखते हैं। अब ये बताएं कि एक शिपमेंट के अंदर, अब शिपमेंट की बात करें, एक शिपमेंट में एक से ज़्यादा रैम हो सकती है? होंगी ना। तो क्या एक रैम एक से ज़्यादा शिपमेंट में हो सकती है? कोई भी रैम, मैं उस रैम की पर्टिकुलर की नहीं बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं कहता हूँ जी, मैं रैम जो है ना वो 6 शिपमेंट, ये 5 मेरी शिपमेंट रेडी है, 5 में दो दो तीन तीन रैम डाल दें, इट मीन रैम एक से ज़्यादा शिपमेंट में जा सकती हैं। अब शिपमेंट की बात करें, एक शिपमेंट में मैं कहता हूँ 6 रैम डाल दें, तो दोनों तरफ अगर मैं अब शिपमेंट और प्रोडक्ट की बात करूं, एक शिपमेंट में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा शिपमेंट में हो सकता है। तो दोनों में M डोमिनेट हो गया, M दोनों में आ रहा है, इट मीन्स रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, मैनी टू मैनी, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाइए जनाब प्रोडक्ट की और आइटम की। एक आइटम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको अगर इससे दूं या घर पे किचन से भी ले लें तो उससे भी अंदाज़ा होगा। आपके किचन में मुख्तलिफ आइटम पड़े हैं, चिली पड़ी है, सॉल्ट पड़ा है, ठीक है, ठीक है, आपके पास डिफरेंट आइटम्स पड़े होते हैं ना किचन में। और आप बनाते क्या, एट द एंड पिज़्ज़ा बनाते हैं, क्या सॉल्ट पिज़्ज़ा में ही डलता है? सॉल्ट घर में अगर आप चिकन कढ़ाई बनाएंगे उसमें नहीं डलेगा? ठीक है, इट मीन कि अगर एक आइटम की बात करें जो आपने कहीं बाहर से बाई किया है और उससे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, एक आइटम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में जा सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ आ जाएं, एक प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा आइटम भी यूज़ होता है। पिज़्ज़ा सिर्फ नमक से या उनसे नहीं बनता, और भी चीज़ें डलती हैं। तो दोनों में क्या डोमिनेट आ गया? एम। एम दोनों में आ रहा है, इट मीन्स इनका रिलेशन भी मैनी टू मैनी होगा। सो आइटम प्रोडक्ट मैनी टू मैनी। अब ऑर्डर की तरफ आ जाएं, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, अब आप पिज़्ज़ा शॉप पे पहुँचे हैं, आप वहाँ लाइन लगी हुई, कस्टमर मौजूद हैं, एक कस्टमर ने बहुत से ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो जो एक ऑर्डर है एक ही कस्टमर का होगा। सो रिलेशनशिप वन टू मैनी है। और एक ऑर्डर में आप एक से ज़्यादा चीज़ें दे सकते हैं। आपने कहा जी मुझे एक पिज़्ज़ा दे दें, दो बर्गर दे दें, तीन वो दे दें, तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट मैनी टू मैनी है। सो ई आर डायग्राम इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। ठीक है जी, सारा बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है ये। आपके सामने ई आर है, आपको थोड़ा बिजनेस पता है तो आप सामने हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा बिजनेस है। अब ज़रा स्कूल की तरफ आ जाएं, स्कूल के बिजनेस को अगर हम देखें, टीचर और स्टूडेंट का क्या होगा बिजनेस? वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी क्यों? एक टीचर बहुत से स्टूडेंट को पढ़ाता है, वन टू मैनी। एक स्टूडेंट बहुत से टीचर को पढ़ता है, वन टू मैनी। तो दोनों तरफ एम डोमिनेट आ गया, तो रिलेशनशिप क्या हो गया? मैनी टू मैनी। ये नदीम किधर गायब हो गई? इसका नेट लगता है बंद हो गया। चलो कोई नहीं, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं शेयर कर दूंगा। मैं एक मिनट देख, आई थिंक सेशन ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको शेयर कर दूंगा। नो इशू, यस इट इज रिकॉर्डिंग। तो यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंट हमारे पास यही टोटल ई आर डायग्राम की यही चीज़ें हैं। अभी इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि बिज़नेस को समझना। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ नोट पैड में, इंग्लिश उर्दू कुछ स्टेटमेंट, फिर देखते हैं उसके क्या बनते हैं। हम कहते हैं जी, अगर आपको से इतना वर्ड कहा गया है, डिज़ाइन, लाइब्रेरी, सिस्टम, ई आर डायग्राम। नहीं जी, आप लोगों को पहला क्वेश्चन होना, आप पहले एक दूसरे की नज़र जानी है, लो जी पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गया। एक लाइन में पूरे का पूरा सिस्टम बता दिया, या असाइनमेंट में इतना लिखा हुआ है। समटाइम ये लिखा होता है, जब आपकी बात आती है ना, जब आप इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करते हैं तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट मिलती है जी, एक लाइब्रेरी सिस्टम बनाना है, बस कस्टमर को ये पता है। जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं वो, एज अ स्टूडेंट, कि जी ये सिस्टम है, इसमें इतनी बार आप ये कर सकते हैं, इतनी बार वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जो चीज़ यूज़ करनी होती है वो होती है, जब आप बना रहे होते सिस्टम, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, और आपको जो इस्तेमाल करना है इंटरनेट यूज़ करना है। क्या जानने के लिए? ईआर बनाने के लिए नहीं, लाइब्रेरी का सिस्टम को समझने के लिए कि लाइब्रेरी में क्या होता है। अब हम ये देखते हैं, लाइब्रेरी में सोचे क्या कुछ होता है? बुक्स, स्टूडेंट, बड़ी छोटी, ज़्यादा लेवल पे नहीं हम जाएंगे, छोटे लेवल पे देखते हैं। बुक होती है, स्टूडेंट होती है, फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है लाइब्रेरी में, इसके अलावा फिजिकली जी होता है। क्या काम होता है लाइब्रेरी में? बुक इशू होती है, कौन करता है? लाइब्रेरियन। ठीक है, लाइब्रेरियन ये बुक इशू करता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होती है हमारे पास? फाइन भी होते हैं। वो हमारा प्रोसेस है, रिटर्न करना प्रोसेस है, रिटर्न प्रोसेस है, वो हमारा जब इशू एंड रिटर्न में आएगा। फाइन भी होता है, ठीक है। लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन भी होती है लाइब्रेरी की। डन। अब ज़रा इसकी अगर ईयर बनाने की कोशिश करें, इनका आपस में रिलेट करें, एक बुक बहुत से स्टूडेंट को हम कर सकते हैं
इशू, स्टूडेंट बुक। तो एक मिनट में देखूँ मेरे पास अगर विजियो मौजूद है ना, तो मैं आपको, हाँ विजियो है, ये आपको डायग्राम थोड़ा समझ आ जाएगी क्लियरली। तो वो यहाँ डायग्राम बना, वो वाइट बोर्ड हो तो और बात होता है, यहाँ वाइट बोर्ड तो नहीं है मेरे पास। नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। चलिए हाँ, यहीं पे ट्राई करता हूँ। एक स्टूडेंट बहुत सी बुक्स इशू करवाता है, ठीक है जी, और एक बुक बहुत से स्टूडेंट को इशू होती है। सो रिलेशनशिप हमारा हो गया, क्या बना इन दोनों का, बुक और स्टूडेंट, मैनी टू मैनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, इशू होती है। इशू एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर मैं ये डायग्राम में देखूँ ना, मुझे समझ ना, आई एम जस्ट मिसिंग वाइट बोर्ड एंड मार्कर। चलिए यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ले जी, इधर कुछ बन जाएगा। ये जी, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, यहाँ आ गई बुक, ठीक है। और अब हम आते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट और बुक असल में कौन सा प्रोसेस को देख रहे होते हैं, इशू करने के, ऐसे ही इशू करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ पे बनाएं, तो ये बनेगा हमारा मैनी टू मैनी, बना देंगे हम इसको। और मैनी टू मैनी का यही सिंबल होता है, दोनों तरफ हमने कुछ ऐसा सिंबल डाल देना, मैनी टू मैनी। अच्छा अब ये बताएं, क्या स्टूडेंट और बुक जब इशू होता है, तो कौन सा और रिकॉर्ड हमें रिक्वायर्ड होता है कि ये वाला भी हमने रिकॉर्ड चीज़ें करनी है, बुक नंबर और स्टूडेंट के अलावा, बुक और स्टूडेंट के अलावा हमें इशू करते हुए कोई और भी रिकॉर्ड सेव करना है, डाटा। स्टूडेंट का डाटा तो हमारे पास अलग पड़ा होता है ना, स्टूडेंट का डाटा किसी स्टूडेंट के टेबल में पड़ा होगा, बुक का डाटा किसी बुक के टेबल में पड़ा होगा। इशू करते हुए जब स्टूडेंट को कोई बुक इशू करते हैं, तो कौन सा दूसरा रिकॉर्ड आपकी लाइब्रेरियन या आपका लाइब्रेरियन रजिस्टर में लिखता है, वो तो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी तो आपको बुक इशू होगी ना। बुक इशू करते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड वो रखता है, एक ऐसा एट्रीब्यूट वो रखता है कि जिससे उसे ये पता लगता है कि बुक कब इशू हुई है। सो दैट इज इशू डेट। हाँ जी, इशू डेट किस टेबल में जाएगी, स्टूडेंट में जाएगी कि बुक में जाएगी। नहीं, बुक में नहीं जाएगी। अब याद रखिएगा, ये वो चीज़ें हैं, बुक में जाएगी तो इट मीन कि एक एक बुक तो 200 बंदों को इशू होगी, तो कितनी बार मैं लिखूंगा वहाँ पे, रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होगा। तो अगर स्टूडेंट में लिखूंगा तो एक स्टूडेंट तो कई बुक्स इशू करवाता है, रिकॉर्ड फिर गलत हो जाएगा। ये कहलाता है एसोसिएटिव एंटिटी, ये वाली चीज़, या एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप। ये आएगा असल में यहाँ पे, यानी कि ऐसा रिकॉर्ड जो आपको कंफ्यूज करे, भाई इधर आना है कि इधर आना है, वो असल में आ रहा होता है आपके यहाँ पे, इस रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इशू डेट, इशू डेट, ठीक है। और इस इशू को जब आपने इशू किया है, तो यहीं पे इसकी रिटर्न डेट भी होगी, इशू डेट, रिटर्न डेट, ठीक है। तो ये कहलाती है एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप, या इसको दूसरा हम कहते हैं एसोसिएटिव एंटिटी। देखिए इशू हमने शुरू में, ये तो बुक इशू होती है, तो ये इस तरह की ये डायग्राम है, एसोसिएटिव एंटिटी भी कहते हैं और एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होना है ना, जो अगला सेशन, इसके लिए मैंने अभी रेडी किया था,
उसमें हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि ये कैसे टूटेंगे असल में। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए एसोसिएटिव एंटिटी। ये वाला ये सिंबल होना था। अगर मैं इसको प्रॉपर बनाता तो ये रिलेशनशिप ऐसे बनना था, ये वाला। ये दोनों स्टूडेंट को बुक इशू हुई या बुक स्टूडेंट को इशू की गई, इट मीन इशू करते हुए ये दो रिकॉर्ड हमने साथ रखने हैं। बात क्लियर होगी अब? हाँ जी, कोई इशू? ठीक है, ये एट्रीब्यूट का सिंबल है, ये एसोसिएटिव एंटिटी, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। दोनों स्टूडेंट एंड बुक दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं, डिपेंड नहीं करती एक दूसरे पे। लेकिन अगर मैं कहूँ एक डिपार्टमेंट है और एक नहीं, चले आगे चलते हैं, वीक एंटिटी की और एग्जांपल देखते हैं, उसको छोड़ो। ठीक है, अच्छा, अब आप ये बताएं कि अगर मैं एक स्टूडेंट के बारे में टेलीफोन का रिकॉर्ड सेव करना चाहूँ तो उसके कितने फ़ोन नंबर हो सकते हैं? हम्म। हाँ, किसी एक स्टूडेंट के पास कितने मोबाइल हो सकते हैं नंबर? ज़्यादा हो सकते हैं। इट मीन के स्टूडेंट के पास जो टेलीफोन नंबर है ना, वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। वो क्या है जी? मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू इस तरह होता है, डबल सिंबल ये वाला। कौन सा एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू है? फोन। ये हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का। सो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो आपके एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर, एक से ज़्यादा सॉरी रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, अगर मैं मेरे पास एक फील्ड है स्टूडेंट के बारे में, डेट ऑफ बर्थ, और एक फील्ड है एज। अब मुझे बताएंगे इनमें से कौन सी फील्ड की मुझे ज़रूरत है और कौन सी फील्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने फजूल में रख ली है। डेट ऑफ बर्थ और एज दो फील्ड है एक स्टूडेंट के बारे में। इनमें से एक फील्ड ना गलत किया, मुझे नहीं रखनी चाहिए थी, एक ही काफ़ी थी। वो कौन सी है? नहीं, एज नहीं, गलत, रिवर्स गलत बोला आपने। डेट ऑफ बर्थ ठीक है, एज की ज़रूरत नहीं है। एज की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये एज हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, याद रखिएगा, डिराइव्ड। तो वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट हम डिनोट करते हैं इसके साथ, ये डॉटेड के साथ। ये अगर किसी एट्रीब्यूट के ऊपर डॉटेड लगा हो, इट मीन कि वो किसी और एट्रीब्यूट से ड्राइव हो रहा होगा। तो एज ड्राइव हो रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। तो डाटाबेस में हम डिराइव्ड कॉलम नहीं रखते, याद रखिएगा। जब अभी डाटाबेस में जाके इसको टेबल बनाएंगे ना, तो ये कॉलम स्किप हो जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से आप डेट निकाल सकते हैं। डन हो गया? ओके जी। अब कुछ और देखते हैं। ये अब आपके कुछ और बिजनेस है एक। ठीक है, ये किसी अकाउंटिंग का बिजनेस है। इसको अगर आपने बिजनेस समझना हो तो आपको क्या समझ आ रही है इस बिजनेस से, बताएं। अच्छा, अब ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये आपको आपको ये कहते हैं कुछ इन अप्रोप्रिएट एंटिटीज हैं। ठीक है, वो कैसे? असल में ये नीचे वाली अप्रोप्रिएट एंटिटी थी कि एक अकाउंटेंट एक्सपेंस को मैनेज करता है। ये ट्रेजरी तो एक रोल है सिस्टम का। ठीक है, ट्रेजरी एक रोल है, एक्सपेंस रिपोर्ट एक रिपोर्ट है। तो आपने ऐसे ही एक्स्ट्रा ही एंटिटी बना दी, जरूरत ही नहीं थी। एक अकाउंटेंट जो होता है वो ट्रेजरी होता है, वो एक रोल है सिस्टम का, यूज़र है। अकाउंटेंट आया, उसने बहुत सा एक्सपेंस कर दिया, बस। वो एक्सपेंस से रिपोर्ट बनती जितनी मर्जी बना लें। सो ये इन अप्रोप्रिएट एंटिटीज़ है ऊपर वाली। तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि ये जब आप दो तीन चार डायग्राम बनाते हैं, दो तीन बिजनेस को स्टडी करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है अच्छा अच्छा बिल्कुल सही हुआ, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें फिर आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो सबसे बड़ा जो है ना आपके पास हथियार होता है। किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस, पढ़ने का एक्सपीरियंस, ठीक है, किसी केस स्टडी का एक्सपीरियंस, वो आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। कि वहाँ से एक्सपीरियंस से मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई एक्सपेंस रिपोर्ट तो एंटिटी नहीं है, ये तो एक किस्म की रिपोर्ट है, जितनी मर्जी रिपोर्टें बना लें आप।
ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। एट्रीब्यूट्स हमने देख लिए हैं कि हाँ जी, अब आप उसको देखेंगे, मेरी ये वीडियो आप दोबारा सुन सकते हैं जब भी, और भी हम डिस्कशन में हैं। और मेरे ख्याल अब सिर्फ आप रह गए हो डिस्कशन में, बाकी सारे भाग गए हैं, पता नहीं किधर गए उनके नेटवर्क। चले कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है ना हमारे पास, तो वो बाकी उसको सुन सकते हैं। ओके जी, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, वो आपने देख लिया अभी कि कौन कौन से होते हैं हमारे पास। आइडेंटिफायर को देखते हैं क्या जी। आइडेंटिफायर ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो किसी एक सिंगल रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे, यानी उस वैल्यू से हम पहचान सकेंगे इस तरह की दूसरी कोई वैल्यू इस एंटिटी में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि तैयबा एक नाम है, क्या आप पहचान सकेंगे कौन सी तैयबा है? अगर मैं कहूँ तैयबा फ्रॉम लाहौर, क्या आप पहचान लेगी कौन सी तैयबा है? फिर भी नहीं। तैयबा फ्रॉम लाहौर फ्रॉम वर्ची यूनिवर्सिटी, फिर भी नहीं। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ तैयबा NIC नंबर इज दिस, तब पहचाना जा सकता है क्योंकि NIC इज यूनिक, आईडी कार्ड एक यूनिक है। सो NIC हमारा एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस एक आइडेंटिफायर है, पासपोर्ट नंबर एक आइडेंटिफायर है। हाँ जी, ये हाँ सिंगल, यानी एक रिकॉर्ड से स्पेसिफाई हो सकता है कि यही बंदा है। थंब रिकॉग्निशन एक आइडेंटिफायर है, पता लगेगा ये थंब किसी और बंदे का नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। लेकिन एक आईडी ऐसा होना चाहिए जो खाली भी ना छोड़ा जा सके। अगर मैं स्टूडेंट की एंट्री रिकॉर्ड बना रहा हूँ, मैं NIC का एट्रीब्यूट ले लेता हूँ एज आइडेंटिफायर, तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि NIC तो 18 ईयर की एज में जाके बनता है। ठीक है, तो हमें ऐसा एट्रीब्यूट चूज करना होता है जो कि यूनिक हो। तो हमें बहुत कम ऐसी चीज़ें मिलती है, फिर हम क्या करते हैं, खुद से एक कंप्यूटराइज आईडी जनरेट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसे आप लोगों को आईडी असाइन होता है MC0 वट एवर जो भी है, आप लोगों का एक आईडी होता है VU का। तो वो जो आपको आईडी है ना, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है, वो आईडी किसी और को नहीं मिल सकता, जो आपका व्यू का आईडी है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो आइडेंटिफायर, ये चीज़ को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी एक एंटिटी के इंस्टेंस को। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये आइडेंटिफायर है, कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। और इसके अलावा ये कोई जो है ना हमारे पास, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि लोकेशन वगैरह, पीपल, ये चीज़ें हो सकती है चेंज, लेकिन इनको आप आइडेंटिफाई नहीं रख सकते ना लोकेशन वाइज। जैसे मैंने अभी कहा कि तैयबा फ्रॉम लाहौर, तो तैयबा फ्रॉम कैन बी फ्रॉम कराची, आप कल को कराची शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि फिर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, याद रखें, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, ये वेरी हमेशा बिजनेस टू बिजनेस करेगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, अब एग्जांपल देते हैं, अगर एक बंदा अपनी फैमिली का रिकॉर्ड बना रहा है, तो आप ये कहते हैं जी आपके दो तैयबा आपके दो कज़न हैं। ठीक है, एक जनाब, एक आपकी तैयबा कज़न है, आपके अंकल अली है उनकी है, एक है जनाब आपकी खाला XYZ जो भी, सलमा खाला है उनकी है। तो इट मीन्स कि आप अगर तैयबा सलमा खाला कहेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि अच्छा अच्छा इस तैयबा की बात कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई हो गई। ठीक है, तो ये होता है कि आपने हर तरह से सोचना है कि भाई मैं किस तरह इस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करूं कि ये यूनिक लगे। जो आपको आइडेंटिफाई हो जाए यूनिक है, तो वो आपका आइडेंटिफायर बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा NIC, वो जो आपका आईडी होता है ना, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को आईडी जनरेट होता है, वो यूनिकनेस बनाता है आपकी। ठीक है जी, क्लियर होगी ये चीज़? अच्छा, अब अगर आपके पास अब बहुत सी ज़्यादा यूनिकनेस एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बन जाए, जैसे अभी मैंने कहा है कि आपके उस रिलेशन का नाम आ गया कि वो आपकी खाला की जो बेटी तैयबा थी, वो उसकी बात हो रही है, तो ये तो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट आ गए ना आपके पास। तो इस तरह की भी कीज़ होती है, हम कहते हैं इस तरह की की को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक नया आईडी दे के। हम कहते हैं जी अगर ये उसकी बात कर रहे हैं ना, तो उसको नंबर 15 दे दें। ठीक है, उसको एक सब्स्टिट्यूट की दे देते हैं, बजाय इसके कि 3 4 की वाली बात करें। इसकी बड़ी सिंपल एक फ़नी सी एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हैं जी हम बात बजाय इसके कि ये कहें कि
हमारी वो सलमा खाला की जो बेटी तैयबा उसकी बात कर रहे हैं, या अली की जो जो चचा अली है उसकी भी तैयबा की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं यार मैं उस तैयबा की बात कर रहा हूँ जो कि अभी दुबई से वापस आई है, इन दोनों में से कोई एक ऐसी होगी दुबई वाली। तो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया, बजाय इसके कि दो चीज़ें याद रखें, फ़ौरन पता लग जाएगा अच्छा 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 ठीक है ये उसकी बात हो रही है। इस तरह की लाइफ में बहुत बार होता होगा इस तरह की चीज़ें, ठीक है, कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी ये चीज़। सो इसी तरह सिस्टम को जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हमें कि कौन सा आइडेंटिफायर होगा कौन सा नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो मिल के एक एट्रीब्यूट बनाते हैं। अगर मैं किसी बंदे का स्ट्रीट एड्रेस सेव करूँ, सिटी अलहदा सेव करूँ, स्टेट अलहदा सेव करूँ, पोस्टल एड्रेस अलहदा सेव करूँ, तो ये असल में मैं क्या सेव कर रहा हूँ? एड्रेस उस बंदे का। ठीक है जी, क्लियर ये बात? ओके, दैट्स फाइन। तो ये कहलाते हैं हमारे कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है जी। आपको बहुत से कंपोजिट एट्रीब्यूट आगे मिलेंगे काम करते हुए रियल लाइफ में, या फिर इधर पढ़ते हुए बुक्स वगैरह। कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बनते हैं। ये सिंपल एट्रीब्यूट है हमारे, ठीक है, जो नॉर्मल एट्रीब्यूट है और जिसके नीचे लाइन लगी हो, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। स्टूडेंट आईडी एक आइडेंटिफायर। ठीक है जी। अब ये हमारे पास कंपोजिट है, जैसे फ़्लाइट की हम बात करते हैं, मैं कहता हूँ फ़्लाइट नंबर। फ़्लाइट नंबर, अब वही वो अभी जो भी तैयबा वाली मैंने एग्जांपल की है, फ़्लाइट नंबर जो है वहाँ कहता हूँ PK 213। आप PK 213 से कुछ नहीं पहचान सकते। PK 213 हर रोज़ जाती है, डेट के साथ मिलके वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, हम ये कहते हैं जी PK 213 में तो एक पेशेंट की तबीयत ख़राब हुई थी, आपको नहीं पता लगेगा। PK 213 15 तारीख को जो गई है न्यूयॉर्क, उसमें हुई है। और ये भी हो सकता है कि वो डोमेस्टिक फ़्लाइट हो, डेट के साथ टाइम भी हो। PK 213 सुबह 9 बजे कराची जाती है। हाँ जी, फिर आपकी तीसरा एट्रीब्यूट आ जाएगा, PK 213 जो 15 तारीख को 9 बजे कराची गई है। ठीक है, सो इसमें तीन एट्रीब्यूट मिलके आ जाएंगे, आपकी कंपोजिट की बनाएंगे। क्लियर ये चीज़? अब यहाँ से देखें डिराइव्ड एट्रीब्यूट की एग्जांपल। ये एम्प्लॉय कब हायर हुआ था, डेट एम्प्लॉयड। इससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि ये एम्प्लॉय कितने साल से हमारे पास है। तो ये एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, एक एम्प्लॉय की एक से ज़्यादा स्किल हो सकती हैं। ठीक है जी। सो इट विल कॉल मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट स्किल। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। और ये आपका व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, ये हमारा एक नॉर्मल प्राइमरी की है, ये एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट कहलाएगा। ठीक है, तो 2 4 5 6 डायग्राम्स को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा, अच्छा इसको प्राइमरी की बना दें, ये ड्राइव्ड होगा, ये खुद ही अंदाज़ा हो जाता है इन चीज़ों का। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आपका मल्टी वैल्यू भी है और कंपोजिट भी है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल प्राइस की एग्जांपल लें। पेट्रोल प्राइस, मैं कहता हूँ जी 60 रुपये पेट्रोल है, कब है? इफ़ेक्टिव डेट यकम से या यकम जुलाई से। पेट्रोल प्राइसेस 65 है, कब है? यकम अगस्त से। ठीक है, प्राइस मल्टीपल भी है लेकिन मल्टी वैल्यू भी है, सॉरी कंपोजिट भी है, मल्टी वैल्यू भी है और कंपोजिट भी है। ठीक है जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे कॉन्सेप्ट। इसके बगैर अगर आप सोचें ना कि हमने SQL सर्वर इंस्टॉल करके उसके ऊपर क्यूरियाँ लिख देनी है और असाइनमेंट कर लेनी है और पेपर पास कर देना, तो दिस इज़ लाई, वाइट लाई। ये नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है, इसी इसी को तो हमें ब्रेक करना है आगे टेबल में। मैं ऐसे ही नहीं कहता 4 सब्जेक्ट या 5 के बारे में। इन 5 सब्जेक्ट को अगर आप लोग जो है ना इसकी चीटिंग नहीं करते, निंग से कॉपी नहीं करते, किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट नहीं लेते, तो दुनिया की कोई ताकत आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब डिग्री कंप्लीट होते से ही नहीं रोक सकती। वो है ये डेटाबेस, CS 201, 304, 301। ये वो 4 सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद फिर या जावा पढ़ ले या C# पढ़ ले या PHP पढ़ ले, कोई एक लैंग्वेज उठा ले। लेकिन ये वो 4 5 सब्जेक्ट हैं जिनको फेल होते हैं 200 बार हो जाए, इसके साथ अपने आप से ज्यादती ना करें।
इन सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे, रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो हमने पहले कुछ कर चुके हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, 3 किस्म की डिग्री होती है, अभी सारा देख चुके हैं आप, ज़रा थोड़ा सा इसको देख लें। एक यूनरी होता है, यूनि रिलेशनशिप सिंगल। एक बाइनरी होता है जिसमें 2 एंटिटीज़ आ जाती हैं, और एक टर्नरी होता है जिसमें 3 आ जाती हैं। अभी तक आपने सारे बाइनरी देखे हैं, स्टूडेंट टीचर, ठीक है, पार्ट्स और शिपमेंट, आइटम और प्रोडक्ट्स, ये सारे क्या है, बाइनरी, दो दो एंटिटीज थे। कभी यूनरी सोचा है? सिंगल एंटिटी हो, रिलेशनशिप भी हो, क्या हो सकता है? एक ही एंटिटी हो और रिलेशनशिप अपने आप के साथ भी हो। बहुत होता है। आपके क्लास में कितने सीआर होती हैं? एक होती है ना, तो वो खुद क्या होती है? स्टूडेंट। और आप भी स्टूडेंट है, तो इट मीन्स कि स्टूडेंट है सीआर, अपने आप के साथ रिलेशन है। एक एम्प्लॉय, उसका कोई ना कोई मैनेजर होता है, और मैनेजर खुद क्या होता है? एम्प्लॉय होता है। तो एम्प्लॉय इज मैनेजर ऑफ एम्प्लॉय। वन एम्प्लॉय कैन मैनेज मैनी एम्प्लॉयज, लेकिन एक एम्प्लॉय का एक ही मैनेजर होता है। तो अपने आप के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो यूनरी होगा। जैसे ये इस तरह लिखा जाएगा, यूनरी, एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय, भी एग्जांपल आगे आती है। बाइनरी आपने बहुत से देखे हैं। टर्नरी आपने, ये एक टर्नरी है जिसमें 3 एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी, स्टूडेंट, टीचर, कोर्स। ये तीनों मिलते हैं ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि दो मिले। आप स्टूडेंट टीचर कोर्स का अगर रिलेशनशिप देखें, टर्नरी है, तीनों में से एक भी निकाल दे, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही है ना। तो ये दरमियान में जो ये वाली सिंबल आ रही है, इसका क्या मतलब है? अभी हमने देखा था, एसोसिएटिव एंटिटी। इट मीन तीनों एंटिटीज का कोई ना कोई ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो तीनों को चाहिए, कॉमन। समझ नहीं आ रही कहाँ डालना है हमने, तो वो हम एसोसिएटिव एंटिटी में डाल देते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल आगे चलते हैं तो देखते हैं इसके। ये अच्छा हो गया, ये सेशन रिकॉर्ड हो गया, जो जिस सेशन के लिए अभी मैंने स्टार्ट किया था ना, वो अब बाद में हो जाएगा, ताकि बाकी ये सेशन सुन लें, तो फिर अगले सेशन में आ जाएंगे। ये बाइनरी, ये टर्नरी, 3 एंटिटीज। कार्डनैलिटी क्या होती है? 1 to 1। अभी ये कार्डनैलिटी की बात करेंगे। जो हम पहले बात कर चुके हैं, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ कितनी बार आएगी। 1 to 1 को नहीं देखा अभी तक हमने। कोई एग्जांपल है 1 to 1 की? अपने एक एंटिटी 1 to 1 का मतलब है, आगे बाद एक कंट्री है, मेरे पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैं, लिस्ट ऑफ कैपिटल्स हैं। एक कंट्री के कितने कैपिटल हो सकते हैं? एक ही हो सकता, काफ़ी कैसे होंगे? पाकिस्तान के कितने कैपिटल हैं? एक ही होगा। और एक कैपिटल एक ही कंट्री का होगा, तो दोनों तरफ रिलेशनशिप 1 to 1 आ गया। एक यूज़र का, एक स्टूडेंट का एक ही यूज़र होगा। जब आप एक स्टूडेंट है ना, तो आपका एलएमएस पे एक ही यूज़र अकाउंट है, ऐसे ही है ना। तो एक अकाउंट एक ही स्टूडेंट के साथ एसोसिएट होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 to 1। ठीक है। और 1 to many हम देख चुके हैं, एक स्टूडेंट या एक जो है ना फादर है, उसके बहुत से बच्चे हैं, 1 to many है, और एक बच्चे का एक ही फादर होता है, सो 1 to many है। सो मैनी एग्जाम्पल्स। ठीक है, 1 to many की। ठीक है। फिर हमारे पास मैनी टू मैनी आपने देख लिया है, कि जैसे सिर्फ अगर दो चीज़ों को चेक करें, स्टूडेंट एंड टीचर ओनली देखें, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है। तो अच्छा, ये जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो आपको अभी रिकॉर्डिंग बाकी की मिल जाएगी, यू कैन सी वॉच दैट लेटर। अच्छा, इसके बाद होता है कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। ये भी आपको आइडिया है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। 1 और 0 ऑप्शनल, ये डिफरेंट चीज़ें आपने देखी होंगी। यहाँ पे जैसे ये आ रहा है मैंडेटरी 1, कि लाजमी एक होगा। मैंडेटरी मैनी, बहुत से होंगे, एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी और इसमें बहुत से हो सकते हैं, या शायद कोई भी ना हो। तो ये चीज़ें डिफरेंट आती है, और ये कहाँ से आ रही हैं? ये बिजनेस से आ रही हैं हमेशा। ये कोई और बंदा आपको नहीं दे सकता। ये एग्जांपल है, 1 person मैरिड टू 1 person। ये अभी 1 to 1 है, जो कि हमारे केसेस में नहीं भी हो सकता, सोसाइटी पर डिपेंड करता है। वन एम्प्लॉय मैनेज मैनी एम्प्लॉयज़, तो ये यूनरी 1 to many रिलेशनशिप है।
ये 1 to 1 है, 1 to many, many to many, एक स्टूडेंट बहुत से कोर्सेज पढ़ता है। ये सारी चीज़ें अभी देख चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ज़रा थोड़ी सी ठीक है। ये आपका टर्नरी आ गया। हमने कोर्स टीचर की एग्जांपल ली थी और स्टूडेंट की तीसरी एग्जांपल ये है। पार्ट का मतलब है कोई चीज़ आपने ख़रीदी है, किसी वेंडर से ख़रीदी है और ख़रीदने के बाद किसी भी अपने स्टोर में जाके रख दी है, ठीक है। तो ये हमारा टर्नरी रिलेशनशिप है कि आपने फॉर एग्जांपल आप कहते जी हमने जो है ना 2000 रैम ख़रीदी हैं, वो हमने IS कंप्यूटर से ख़रीदी हैं और जाके हमने लाहौर वाले अपने स्टॉक रूम में रख दी हैं। तो ये तीनों मिल के एक बनाएंगे और इसके ऊपर ये जो चीज़ आ गई एसोसिएटिव एंटिटी या एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप, शिपिंग मोड और यूनिट कॉस्ट, ये आ जाएंगी। तो ये हम देखेंगे कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें ये चीज़ें हमने जो है ना वो हमने ब्रेक डाउन कर देनी है उसके अंदर इन चीज़ों को। तो जब हम ब्रेक डाउन करेंगे इन चीज़ों को तो फिर हमें अंदाज़ा ये होगा कि टेबल क्या रह गया हमारे पास। ब्रेक डाउन करते ही हमारे पास टेबल बच जाएंगे, वो टेबल्स एज इट इज़ उठाने होते हैं, SQL के अंदर जाके क्रिएट स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। यानी अगर आपसे कोई ये कहे, ये सामने आपके एक मैंने ER डायग्राम दी है, चलो मुझे टेबल बना के दिखाओ, तो इंशाल्लाह हमारा जो अगली कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कितने टेबल बनेंगे, कौन किसके साथ फॉरेन की करेगा, कौन किसके साथ प्राइमरी की करेगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। तो उससे पहले ये मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, जिसने अभी इसको दोबारा सुनना है या जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो शुरू से इस चीज़ को सुन सकते हैं ताकि अगले सेशन के लिए वो रेडी हो जाए। अच्छा, अब इसमें ये क्या चीज़ है हमारे पास, बेसिक रिलेशनशिप विद ओनली मैक्सिमम कार्डिनलिटीज। अच्छा जी ठीक है। मूवी वो बाकी डिफरेंट एग्जांपल है, पढ़ लीजिएगा इसको, बुक भी पढ़ेंगे ना उसमें आपके पास लिखी हुई है सारी। ये इसने ये एग्जांपल दिए कि ये बंदे 1 to 1 मैरी, जैसे कैथी मैरी विद मैक, शेरले मैरी विद एलिस, और इस तरह 1 to 1 रिलेशनशिप की ये एग्जांपल है। बिल्कुल ये डाटा है आपके, ठीक है। ये आपका आ गया टर्नी रिलेशनशिप। ये अब आपका आ गया यूनि रिलेशनशिप जिसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी है, आइटम हैज़ कंपोनेंट। जैसे मेरा एक कंप्यूटर बनाया है, वो खुद भी एक आइटम है लेकिन कंप्यूटर जो मेरी 7-8 चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। उसमें हम ये कहते हैं जी एक कंप्यूटर में मैंने एक मदरबोर्ड लगाया है, 4 रैम लगाई हैं 4-4 GB की, ठीक है। एक मेरा लैन कार्ड और डिफरेंट चीज़ें लगी हैं। सो ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल है, ठीक है। अब ये आपके पास जब बढ़ाते जाए एंटिटीज़ को मिलाते जाएँ आपस में, थोड़ी बड़ी ER डायग्राम हो गई। एक एम्प्लॉय मैनेज भी कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, एक एम्प्लॉय काम करता है किसी डिपार्टमेंट में और एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को भी मैनेज कर रहा है। और इसमें देखें 2 1 to many नज़र आ रहे हैं, एक 1 to 1 नज़र आ रहा है। एक डिपार्टमेंट का हमेशा एक ही हेड होता है, ओ सॉरी, एक डिपार्टमेंट एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में होगा, ये देखें 1 to 1, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट में बहुत से एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ये मैनेज कर रहा है, सॉरी हायर नहीं है, ये वर्क है, ऊपर वाला वर्क है। एक डिपार्टमेंट में मैनी एम्प्लॉय वर्क्स करते हैं लेकिन एक पूरे डिपार्टमेंट का एक ही हेड होगा, एक 1 to 1, और एक एम्प्लॉय सुपरवाइज करता है बहुत सारे मैनेजर्स को। ये आपकी ER डायग्राम इस तरह इनहेंस होती जाती है, ठीक है। ये प्रोफेसर्स और कोर्स की भी एग्जांपल देख लें। इसमें वो कह रहा है जी एक प्रोफेसर बहुत से कोर्सेज पढ़ाता है और एक प्रोफेसर के और कोर्सेज स्केड्यूल भी किए होते हैं सेमेस्टर वाइज के, अगले सेमेस्टर में तुमने ये बनाना है, अगले में तुमने ये पढ़ाना है। और साथ क्या लिखा हुआ है, 4 का क्या मतलब है कि एक प्रोफेसर 4 से ज़्यादा कोर्स नहीं पढ़ा सकता। अगर इस तरह का 7 नंबर लगा आ जाए ना तो इसका ये मतलब होता है कि लिमिट कर दिया, 4 कोर्स 3 कोर्स इतने रिकॉर्ड हो सकते हैं। मैनी टू हैंड लेकिन मैक्सिमम 4। हाँ जी, लिमिट बता दिया, ठीक है। ये कुछ थोड़ी सी और एग्जांपल्स बड़ी की हुई हैं तो वो आप लोग बाद में देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा एम्प्लॉय है, उसके डिपेंडेंट है उसके बच्चे। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो डिपेंडेंट भी नहीं है, तो एम्प्लॉय एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और डिपेंडेंट एक वीक एंटिटी है। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अगर आप डिलीट कर देते हैं तो डिपेंडेंट की कोई एग्जिस्टेंस रहनी ही नहीं चाहिए, ठीक है जी। क्लियर ये चीज़। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, कि अगर कोई एंटिटी दूसरी एंटिटी के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर नहीं कर सकती तो वो वीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी। और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का बता ही दिया मैंने आपको। वहाँ यहाँ वो एट्रीब्यूट आते हैं जो आप कंफ्यूज हों कि ये एम्प्लॉय में जाएगा कि डिपार्टमेंट में जाएगा, एम्प्लॉय में जाएगा कि डिपेंडेंट में जाएगा।
ठीक है, जहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन हो किसी रिलेशनशिप में, तो वो आपके उस एट्रीब्यूट के ऊपर आ जाते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये एसोसिएटिव एंटिटी की एग्जांपल देख लें। एसोसिएटिव एंटिटी की एग्जांपल देख लें। एम्प्लॉय किसी भी कोर्स को सर्टिफाई करता है, तो उसके साथ क्या चीज़ आती है, सर्टिफिकेशन डेट आ जाती है, डेट कंप्लीटेड आ जाती है। तो अगर एसोसिएटिव एंटिटी की समझ आ गई, तो यानी हमें ये नहीं समझ आ रही कि अगर एक एम्प्लॉय एक कोर्स पढ़ता है या सर्टिफिकेट उसका लेता है, तो उसकी सर्टिफिकेट डेट एम्प्लॉय में डालें या कोर्स में डालें। कन्फ्यूजन है। जब कन्फ्यूजन आ जाती है तो वो असल में एसोसिएटिव एंटिटी बन जाती है। ठीक है जी, क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक और एग्जांपल है, बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल। ये अभी हमने दो तीन एग्जांपल में देखा है, मैंने बताया था कि कंप्यूटर बना रहे हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, दो रैम डाल दिया है, एक प्रोसेसर डाल दिया है, ठीक है, एक वीजीए कार्ड डाल दिया है। जब ये इस सारे को बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं कि एक आपने कंप्यूटर बनाया है, एक प्रोडक्ट बनाते हुए जो कुछ इसके अंदर आएगा ना, दैट इज़ बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, या अगर बड़ी सिंपल एग्जांपल में कहूँ कि अगर कोई शेफ़ वगैरह किचन में कोई चीज़ बना रहा है, तो उसके पास डिफरेंट आइटम्स हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट आइटम है जिससे मिलके फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा बनाया, तो वो जो कुछ मिलके अगर उसका वो कॉस्ट निकालेंगे ना एंड पे, कि भी हमने पिज़्ज़े में इतनी ये चीज़ें डाली थी, इतनी वो चीज़ें डाली थी, तो वो असल बिल ऑफ मटेरियल है कि ये इंग्रेडिएंट मिल के बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। आइटम लहरा पड़े हैं, वो जो आपकी इंग्रेडिएंट होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड बिल ऑफ मटेरियल। इंग्रेडिएंट जो है वो बिल ऑफ मटेरियल कहलाता है। तो इसमें देखिए एग्जांपल है, आइटम जो है उसका ये बिल ऑफ मटेरियल है। तो अगेन आई एम सेइंग इट्स ऑल वेरी बिजनेस टू बिजनेस। ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। और बिजनेस अगर आपको समझ आ रहा है किसी चीज़ का, तभी आप या डायग्राम बना सकते हैं, वरना यू कैन नॉट। ठीक है, तो अब मैं ये एंड हुआ, लेकिन इसके लिए जो बुक है ना, वो यहाँ पड़ी हुई है, इसी जगह पे आप जाएँ। फिर मैं ये बुक आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जब ये बुक आप पढ़ोगे, बुक ये है मॉडर्न DBMS। और आई, हाँ ये आगे कोर्स की बुक है, मॉडर्न डाटा मैनेजमेंट। मुझे देखने में मेरे पास ये यहाँ पे पड़ी होगी, अगर DBMS पर्सनल स्टडी मटेरियल बुक्स डेटाबेस। ये ना मैंने कहीं रखी थी। वो आपके उधर उधर आप ले सकते हैं, मैं यहाँ से वो चैप्टर ओपन करना चाह रहा हूँ, ये वाला। हाँ, ये वही बुक है जो वहाँ पड़ी हुई है। ये कोई सा चैप्टर फर्स्ट है? हाँ जी, डाटा चैप्टर 3 में शायद ये हमने देखा है। हाँ, ये आपके पास शायद चैप्टर 2 है 10th एडिशन में, स्लाइड के अंदर वो चैप्टर 3 है। सो इसको एक बार आप गो थ्रू करें। इस बुक में राइट साइड पे आपको ये सारा कुछ बड़ा अच्छा मिल जाएगा। जो अंदर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे राइट साइड पे उसमें डिटेल में बता रही है मैं अंदर क्या डिस्कस कर रहा हूँ। सो ये वाला थर्ड में मुझे देखेंगे क्या है। तभी होगा थर्ड चैप्टर। नहीं, ये थर्ड सेकंड ही है। जो अब ये हमने अभी देखा ना, ये सेकंड चैप्टर में सारा कुछ दिया हुआ है, तो समझ आ जाएगी एग्जांपल्स। अदरवाइज कोई भी सिस्टम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखे जाके, एग्जांपल ER डायग्राम ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे आप इमेजेस में जाएंगे तो आपको ये आएगा, फिर आप उससे समझ सकते हैं क्या है इसका रिलेशनशिप। ठीक है, वो आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा, अच्छा अच्छा ये एसोसिएटेड एंटिटी बन रही है, ये फलां चीज़ बन रही है। कोई भी सिस्टम उठा लें। ठीक है, ER डायग्राम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम।
तो ये डिफरेंट सिस्टम की आप ईआर डायग्राम जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आपने ईआर डायग्राम नहीं समझनी तो फिर आप ये कह सकते हैं, व्हाट इज़ बिजनेस प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी, यानी यहाँ पे आप बिजनेस सीख सकते हैं, फिर उससे ईआर खुद बनाए, दोनों वे अराउंड है। तो वो आपको कहीं ना कहीं इसका प्रोसेस मिल जाएगा किसी भी चीज़ का। तो ईआर डायग्राम ऑल डिपेंड ऑन योर बिजनेस। ठीक है। अच्छा, मैं अब इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 50 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जिसका कोई क्वेश्चन हो वो फिर नेक्स्ट में मुझे बता दें। ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच।